Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. Dear students, as you all can see, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे ग्रामर के एक नए टॉपिक की जिसका नाम आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसको और भी नामों से जाना जाता है भाई। इसे नरेशंस भी कहा जाता है, नरेशंस या जिसे हिंदी में हम कथन कहते हैं। तो पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या है। इनको चेंज करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। एंड एट लास्ट हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस टू चेक आवर लर्निंग। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। अब एक चीज जानना, जैसे ही मैंने शुरुआत में कह दिया भाई बहुत जरूरी है, इसके दो नाम होते हैं। जैसे तुम्हारा भी भाई निकनेम नहीं होता है घर में, पेट नेम है, किसी को गोलू मोलू शोलू कुछ भी कहते हैं भाई, तो वैसे ही यहाँ पे इसके भी दो नाम हैं। अब इस पर मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आ गया नरेशन। नरेशन बताओ क्या होता है, तो बोलो मैम नरेशन तो देखा ही नहीं। तो नरेशन को ही स्पीच कहते हैं। इट इज नथिंग बट हिंदी में जिसे हम कथन कहते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो कि अगर दिमाग में नहीं आया तो बहुत गलत है, आना चाहिए कि मैम ये टॉपिक हम ग्रामर में पढ़ क्यों रहे हैं। आपने हर टॉपिक बता दिया था, नाउन प्रोनाउन पढ़ा हमने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की क्या कहानी है भाई। अब इसकी कहानी जो है हमारे कल्चर से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। यानी हम सबको कल्चर इन द सेंस कि क्या इंसानों को क्या पसंद है भाई, इधर की बात उधर करना। यानी तुमको किसी ने बात बताई और तुम दूसरे को जाके ना बताओ, चाहे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताओ है, चाहे वो अपने जो है किसी दोस्त को बताओ, मम्मी को बताओ, किसी ना किसी को तो अपन बताते ही हैं, है कि नहीं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की कहानी कुछ ऐसे ही है। तो इसको अपन समझते हैं एक बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल से। छोटा सा एग्जाम्पल फटाफट लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अपन लेंगे, अब हंसना मत, मेरी ड्राइंग पे है ना, ड्राइंग क्लास नहीं है ये। अपन बस यहाँ अज्यूम करेंगे कि ये तीन लोग हैं, ठीक है, ये क्लास 9th के ही तीन लोग हैं। ओके, चलिए अब इनमें से अलग अलग अपन नाम ले लेते हैं। इसका नाम अपन ले लेते हैं अमृता, इसका नाम अपन ले लेते हैं जानवी, और लास्ट वाली का नाम अपन ले लेते हैं इशिता, ठीक है। अब बिकॉज अगेन गर्ल्स को ये काम करना बहुत पसंद आता है, ऑफ कोर्स बिना किसी जो है उसके अपन एग्री करेंगे कि पसंद है भाई इधर की बात जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके सुनाना। तो अब होता क्या है, ये दोनों होती हैं बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड। कौन? अमृता और जानवी, ठीक है, ये दोनों होती हैं बेस्ट फ्रेंड। लेकिन कभी कभार होता है ना लाइफ में कि आपके एक ही नहीं दो दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन पहली वाली और तीसरी वाली की बनती नहीं है ज्यादा, है ना। आप इनके बीच में कॉमन फ्रेंड होते हो। तो जानवी जो है इशिता की भी फ्रेंड है, जानवी अमृता की भी फ्रेंड है। अब हुआ क्या, अमृता ने जानवी को एक बात बताई। अब वो बात क्या थी, जानवी सेड, जानवी नहीं अमृता ने कहा भाई, जानवी तो बेचारी सुन रही है, मीडिएटर है। अमृता सेड, इसने अपनी एक सीक्रेट इसको बात बताई। अब अमृता ने ऐसी क्या बात बताई भाई, अब मैंने कहा अमृता ने बात बताई तो उसको बेटा हम किस में डालेंगे, कम ऑन टू इंग्लिश, हम इसको डालेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। देखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या होते हैं, ये तब होते हैं जब हम किसी की एक्चुअल कही हुई बात बोल रहे हैं। बात समझ आई। तो अमृता ने क्या कहा, अमृता ने कहा कि आई हैव, एक बहुत ही फनी सी बात कहते हैं कि आई हैव सम व्हाइट हेयर। ओ भाई, मतलब बोल रही है कि मुझे ना थोड़े थोड़े सफेद बाल आ रहे हैं भाई। उसने इसको बताया जानवी को और बोला कि किसी को मत बताना भाई, ऐसे बताना नहीं, नहीं तो सब जो है मजाक उड़ाएंगे मेरी क्लास में, है कि नहीं। तो ये बात अमृता ने जानवी को बताई। अब ये कैसी स्पीच हुई बेटा, इसमें जो है जानवी ने अमृता के एग्जैक्ट वर्ड्स कहे हैं। अमृता सेड आई हैव सम व्हाइट हेयर, तो इस स्पीच को हम क्या कहेंगे, किसी के एग्जैक्ट कहे हुए वर्ड हैं, सो दिस विल बी नोन एज डायरेक्ट स्पीच। बात समझ आई कि नहीं, डायरेक्ट स्पीच कह लो, डायरेक्ट नरेशन कह लो, एक ही बात है। क्लियर हुई। अब आओ, अब जो है ना इसी की बात को जानवी ने है, जानवी को पूरी बात अच्छे से याद नहीं थी, तो जानवी ने जब इशिता को बात बताई तो उसने थोड़ी जो है अलग तरीके से बताई। बात वही है, बात का मीनिंग नहीं बदला। वो कहती है अमृता said that she had some white hair
बात को ध्यान से देखना, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको एक एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा जो इतने टाइम से कंफ्यूज होते हो। अब क्या कहा जानवी ने इशिता को कहा अमृता सेड दैट शी हैड सम व्हाइट हेयर। अब ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, क्या बात का मतलब बदला? नहीं मैम, बात तो वही है, बस क्या अलग है, कहने का तरीका अलग है। इन द फर्स्ट वन यू आर टेलिंग द डायरेक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड जो किसी इंसान ने कहे हैं, बट इन द सेकेंड वन आप क्या कर रहे हो, सेम बात बता रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली। सो दैट इज वाई इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। और यहीं पे है आपके बेटा जितने भी एग्जाम आप देते हो, चाहे ये आपका 9th क्लास का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या वाइस वर्सा। सो यही पूरी खेल है जिसमें आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर ये छोटे से एग्जाम्पल से कहानी समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताना। एंड अब अपन फाइनली शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि भाई एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है, खैर बहुत बार की बात नहीं है। चलिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को निम्नलिखित 2 तरीकों से व्यक्त किया जाता है। यानी अगर किसी ने अपनी कोई कथन किया है, कथन का मतलब ही क्या होता है भाई, कोई स्पीच दी है, कुछ बोला है, तो उसे या तो तुम 2 तरीके से बता सकते हो। पहला इज डायरेक्ट नरेशन, यानी कहने वाली की बात को ज्यों का त्यों, एज इट इज। हाउ कैन वी से इट इज, एज इट इज तुमने बता दिया हो। जैसे मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, तो बेटा ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तुमको वर्ड दिख रहे हैं, ये मोहन ने एग्जैक्ट शब्द अपने जो है जबान से निकाले थे कि आई एम स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज सीता सेज आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। या फिर कोई भी आप सेंटेंस ले लो जहां पे आपको पता चल जाए कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, वो लाइन नरेटर ने खुद कही है। इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसमें वक्ता के कथन को जो है इन्वर्टेड कॉमा, जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, तो वैसे देखो, अगर तुम ये देखोगे कंप्यूटर के फॉर्म में तो ये तुमको यूजुअली ऐसे दिखेंगे, लेकिन अपने को जानना है कि अपन बेटा हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन करते हैं चीजों को, तो इन्वर्टेड कॉमास कृपया करके सही से बनाया करो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास बनाते हैं, यूं। अरे भाई, तुम कंप्यूटर थोड़ी ना हो, तुम इंसान हो। एक्चुअल में इन्वर्टेड कॉमा बेटा कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देख लो। ये नीचे जो है इसका ऐसा गोला रहता है। बिगिनिंग में जब आप बिगिन कर रहे हो कोई सेंटेंस, तो ये जो सर्कल होते हैं ये नीचे होते हैं, एंड जब आप कोई सेंटेंस एंड कर रहे हो तो ये सर्कल ऊपर होते हैं। इसको देख लो। एंड इंग्लिश में स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम, एटलीस्ट तब ये वाली जो है चीज मत करना, है ना। एटलीस्ट इंग्लिश सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे से लिखोगे इसे। ओके, बात क्लियर हुई डायरेक्ट नरेशन की। चलिए फटाफट आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पे। कहने वाले के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त करना। व्हाट इज सारांश? सारांश इज बेसिकली टू समराइज द वर्ड्स। मैंने क्या कहा, तुम बात का मतलब नहीं बदलोगे। ये चीज याद रखना। कुछ बच्चे जो हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बात का मतलब ही बदल देते हैं। बात वही रहेगी, मीनिंग वही रहेगा, इट्स जस्ट द वे यू आर स्पीकिंग इज चेंजिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, वही बात है, पीछे हमने क्या देखा था, मोहन सेड आई एम स्ट्रॉन्ग, उसको हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया, तो क्या हुआ, मोहन सेड दैट। देखो इन्वर्टेड कॉमा हटके वर्ड आ गया दैट। अब उसमें उसने कहा था आई एम स्ट्रॉन्ग, यहां पे देखो क्या कहा था मोहन ने भाई, कि वो स्ट्रॉन्ग है। मोहन सेड दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। तो जब मैं किसी दूसरे इंसान को उसकी बात बताऊंगी तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कहूंगी मोहन सेड दैट, मोहन ने कहा था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही। तो वो के लिए क्या यूज करेंगे इंग्लिश में अपन, ही। मोहन सेड दैट ही वाज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, सीता सेज दैट शी इज गोइंग। तो यहां पे सीता अगेन हमारे फीमेल है, तो यहां पे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, शी को। तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है कि कहने वाला लड़का है या लड़की है। अगर बॉय हुआ तो आप उसको ही में चेंज करेंगे, गर्ल हुए तो आप उसे शी में चेंज करेंगे। ओके, सो इसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एंड इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग आप इनडायरेक्ट में नहीं करते हो, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने जैसे। कुछ वर्ड्स आते हैं आपको एग्जाम में जिनका नाम आपने सुना होगा रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग वर्ब करके। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस में इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है। हमने लिया है एक सेंटेंस, रिया सेड, रिया ने कहा, आई एम फीलिंग इल, कि भाई मुझे जो है बहुत ही ज्यादा बीमार सा लग रहा है ना, बीमार लग रही हूं मैं। तो अब यहां पे बेटा रिया सेड, रिया कौन है एक्चुअल में अगर हम बात करें तो रिया एक नाउन है, संज्ञा है। अरे भाई किसी व्यक्ति का नाम है ना, संज्ञा हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये और भी क्या है,
ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म कर रही है। कैसा एक्शन मैम? बोलने का। बोलना भी तो एक्शन हुआ। रिया सेड, किसने बोला? रिया ने बोला, तो रिया सब्जेक्ट हुई। ये बेसिक्स है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब रिया सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है तो हम कहेंगे रिया इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मैम? वर्ब तो हम पढ़ चुके हैं, वर्ब आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, जिसे क्रिया कहते हैं, है ना, पूरा वीडियो देखा है हमने। अब इसमें यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नरेशन, तो ये जो सेड है, ये बोलना है, ये क्या है? रिपोर्ट कर रहा है। अरे तुमने न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखे कि दिस इज चांद नवाब रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग? रिपोर्टिंग यानी क्या? कि आप किसी को खबर दे रहे हो। मैंने कहा ना, यहाँ खबरों की, गॉसिप की बातें हैं भाई। तो यहाँ पे जो वर्ड सेड है वो वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसलिए जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। आप सभी सोच रहे होंगे पलक मैम ने 2 नाम बताए थे, तीसरा नाम भी तो आता है, तो इसी के लिए तो वेट कर रही थी मैं कि यहाँ पे जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तब आपको बताएंगे हम कि भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। तो एक ही चीज के कितने नाम हैं? नरेशंस भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच भी इन्हें कहा जाता है। क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसलिए इसका जो वर्ब है, इसकी क्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही बढ़िया। अब देखो भाई, ये बात समझ आई। अब तुम रिपोर्टिंग वर्ब तो ठीक है, पर रिपोर्ट क्या कर रहे हो? अब तुम्हारे पास मान लो मैं रिपोर्टर हूं, है ना, कैमरामैन है, मैं रिपोर्टर हूं, लेकिन मैं कुछ तो रिपोर्ट करूंगी ना, तुम मुझे क्यों देखोगे? क्योंकि मैं कोई बात बताऊंगी, कोई खबर बताऊंगी। तो यहाँ पे जो खबर होती है जिसे आप रिपोर्ट करते हो उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग कौन करता है? जो बात बता रहा हो, और रिपोर्टेड कौन सी है? जो बात बताई गई हो। समझ आ रही है कि नहीं? तो जो बात बताई गई वो रिपोर्टेड क्लॉज कहलाई जाती है। जैसे रिया ने कहा, अरे भाई क्या कहा? आई एम फीलिंग इल। तो इस बात से उसने हमें रिपोर्ट दी कि भाई वो बेचारी बीमार है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई कि इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टिंग क्लॉज कौन सा है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और दिख रही होगी तुमको कि मैम 2 बार यहाँ पे क्लॉज है। आंखें खोल के अच्छे से देखना भाई, ये रिपोर्टेड क्लॉज है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। रिपोर्टिंग क्लॉज यानी जो रिपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, इसको अपन हिंदी में भी लिखते हैं, जो रिपोर्ट कर रहा हो। एंड रिपोर्टेड यानी क्या? जो रिपोर्ट की गई हो, मतलब रिपोर्ट में बताई क्या है ना, जो रिपोर्ट कर रहा हो और जो रिपोर्ट की गई हो। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, ये किसकी बात है बेटा? ये डायरेक्ट स्पीच की बात है, बिकॉज एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल। चलिए, इफ दिस इज क्लियर, अच्छे से इसको देख लो, एंड इफ यू वांट इसी फॉर्मेट में आप नोट कर सकते हो। एंड देन हम आगे पढ़ते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच में भी बहुत कुछ अलग नहीं है, सेम ही कहानी है। इसमें क्या है? इसमें रिया हो जाएगी हमारी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब भी वही रहेगा, सेड। रिपोर्टिंग क्लॉज हो जाएगा ये, एंड जो उसने रिपोर्ट किया है, रिया सेड दैट शी वाज फीलिंग इल, ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसमें भी कुछ अलग नहीं है, उससे बात वही है। बस यहाँ पे क्या है? इन्वर्टेड कॉमास आपको नहीं मिलेंगे एंड आपको दैट जो है मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेड और दैट साथ में आपके रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे, एंड जो बात बताई है वो रिपोर्टेड क्लॉज होगा। ओके, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की, जो कि आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आइदर नोट देम डाउन समवेयर, बिकॉज ये वो रूल्स है जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई? कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलो। मेन क्वेश्चन में आपको बता दूं बेटा यही रहता है, एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें रूल्स पता होने चाहिए। कैसे रूल्स मैम? कि जब तुम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलो तो कौन सी चीज बदलेंगी, what all words or what all things you have to change when you are converting direct into indirect. Is it clear? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। Changes in words expressing nearness, time, auxiliaries. यानी सबसे पहले आपको क्या बदलना होगा? ऐसे शब्द जो किसी चीज की नियरनेस यानी क्या? पास होना या दूर होना बताएं, टाइम बताएं यानी वक्त बताएं, या ऑक्सिलरी बताएं। एग्जाम्पल के साथ बताती हूं। देखो बेटा, ये जो पहला वर्ड आपको दिया होगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वो वर्ड है जो डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड होगा दिस,
सो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तब वो बदल जाएगा दैट में। अगर बात समझ नहीं आई तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। शी सेड, उसने कहा, आई हैव दिस कार। एक लड़की है, वो कहती है कि मेरे पास ये कार है, आई हैव दिस कार। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चा मेरे इसको बदल के दो, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो तुम क्या कहोगे, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, क्या लगाया, दैट लगाया। यूजुअली इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। शी सेड दैट, शी हैड दैट कार, शी हैड दैट कार। तो दिस किस में बदल गया, दैट में बदल गया। अच्छा, अब किसी को अगर ये है कि मैम ये सारी चीजें भी एक साथ सिखा दो, तो यहीं पे सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, शी सेड, ये तो पूरा का पूरा वैसा ही रहा। ठीक है, कॉमा तुम हटा दोगे, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दोगे, उसकी जगह दैट लगा दोगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? अब तुम्हें बदलना है प्रोनाउन को। प्रोनाउन यानी आई जो है, यहाँ पे आई किस में बदल जाएगा, अब दो चीजों में बदल सकता है, या तो ही में बदलेगा या तो शी में बदलेगा। अभी तुम्हारा कॉमन सेंस है, तुम क्वेश्चन में देखो, इफ द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू शी, एंड इफ इट्स टॉकिंग अबाउट अ बॉय यू विल कन्वर्ट इट इनटू ही। वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ शी सेड, भाई बहुत ही बेसिक सी बात है, लड़की की बात हो रही है, तो इधर भी हम शी कर देंगे। आई क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। हैव क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस हमारा क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस। शी हैड दिस क्या बन गया, दैट बन गया। तो शी सेड दैट, शी हैड दैट कार। बात समझ आई? चलिए भाई दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ड देयर हो तो किस में बदल जाएगा, दोज में। एग्जांपल देखते हैं। शी सेड, आई विल बाय दीज शूज। जैसे ही भाई मॉल में गई, उसने देखे जूते और उसने कहा कि भाई मैं ये जूते खरीदूंगी, दीज शूज। तो ये किस में बदल जाएगा, शी सेड वैसा ही रहेगा, दैट लगा दोगे। आई किस में बदलेगा, शी में। अब बेटा विल है प्रेजेंट, तो विल किस में बदलेगा, पास्ट में। विल आपका बदल जाएगा वुड में, तो ये बदल गया वुड में। शी सेड दैट शी वुड बाय, दीज की जगह क्या हो गया, दोज शूज। वाई, बिकॉज आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हो, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, बिल्कुल करने हैं। अगर फॉलो करोगे तो भाई कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो बोलो मैम ऐसे कितने शब्द हैं, ऐसे कुछ कॉमन शब्द हैं जो मैंने बेटा आप सबके लिए लिख के रख दिए हैं, तो आप चाहते हैं इनको जरूर नोट कर सकते हैं। कुछ टाइम तक जब आप इनको बार बार देखेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा जो है ना इनसे फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएंगे, बिल्कुल फेमिलियर, कि अगली बार देखें आप यूं बदल देंगे। तो पहला वर्ड क्या है, देखो नाउ। डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, देन। अगर डायरेक्ट में हेयर है तो क्या बन जाएगा, देयर। शैल विल कन्वर्ट इनटू शुड, और पीछे तो हम देख ही चुके हैं बेटा विल किस में कन्वर्ट हो गया था, वुड में। अगर अगो वर्ड होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा बिफोर। जस्ट वर्ड बनेगा देन, कम बनेगा गो। अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, एंड नॉट इवन बच्चे, मैंने तो देखा है जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव्स में भी एग्जाम देते हैं ना, ये माइनर मिस्टेक्स कराते हो। टुडे, अब मुझे पता है टुडे का और कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन हम टुडे को कहते हैं दैट डे। टुडे को क्या कहते हैं, दैट डे। यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हो तब आप क्या करोगे, टुडे को कर दोगे दैट डे। टुमारो को क्या कहोगे, द नेक्स्ट दिन, यानी अगला दिन। यस्टरडे को क्या बोलोगे, प्रीवियस डे। प्रीवियस यानी क्या हुआ, पिछला दिन। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। कैन बदल जाएगा कुड में। मे विल कन्वर्ट इनटू माइट, एंड दस विल कन्वर्ट इनटू सो। ये बेसिक वर्ड्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स वाई मैंने भाई आप सभी के लिए जो है इनको एक ही जगह पे पुट कर दिया, ताकि आप नोट कर लो एंड इन चीजों को जो है आप बिल्कुल रिमेंबर कर लो कि ये मुझे याद रखना है। ओके, अब सेकेंड आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट थिंग्स, चेंज इन टेंसेस। टेंसेस यानी क्या, काल को बदलना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। So, if the reporting verb is in the present or the future tense, the tense of the reported speech is not changed. So, सबसे पहला रूल क्या है, अगर reporting verb, अब देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ रिपोर्टिंग वर्ब का, और अगर किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है तो कैसे समझोगे। इसलिए कुछ देर पहले आई होप मैंने सभी को क्लियर कर दिया कि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। नाउ इफ दैट इज क्लियर, यहां कहा गया है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में हो, यानी वर्तमान काल में हो, या फिर अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है फ्यूचर में हो, विच मीन्स भविष्य काल में हो, तो
आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस नहीं बदलता। बोलो मैम ऐसा कैसे? तो यहां पे देखो एग्जांपल, सतीश सेज, सतीश बोलता है आई एम फ्लाइंग अ काइट। अब यहां पे देखो सतीश सेज, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा? सेज। सेज किस में है बेटा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेज यानी बोलता है, आम बात है, हैबिचुअल बात है। सो सतीश सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या बोला? आई एम फ्लाइंग अ काइट। तो फ्लाइंग अ काइट कैसा हुआ भाई? यहां पे फ्लाइंग अ काइट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्लाइंग अ काइट हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सतीश सेज, देखो यहां पे कोई चेंजेस नहीं आया, दैट ही इज फ्लाइंग अ काइट। तो इसको भी हमने किस में रखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर इवन फ्यूचर में हो, तब भी जो है आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अभी रिपोर्टेड स्पीच किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आईएनजी है कि नहीं बेटा? तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट किया तब भी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बस कुछ शब्दों का चेंज है। अरे कुछ शब्द तो मैंने तुमको कहे थे ना, आई को तुम बदलोगे ही में, एम बदल जाएगा इज में, बस दैट्स इट। बाकी फ्लाइंग अ काइट तो वही है। यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने चेंज नहीं किया। कौन से केस में? केस को याद रखो, फिर से बोलो, ऐसे केस में जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो पहला एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं टेंसेस के लिए। इज इट क्लियर? चलिए अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब बोलो मैम तीसरा केस आ गया, तो आपने दो तो बता दिए, ठीक है भाई। तीसरा केस आ गया तो क्या करें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गई तो। सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, फिर ये कहानी, फिर ये जो कथा है फॉलो होती है। पास्ट टेंस जैसे अगर पीछे होता सतीश सेज की जगह सतीश सेड होता, SAID, तो सेड तो हो गया पास्ट टेंस। अब आती है कहानी जहां पे हम पढ़ेंगे कौन सा टेंस किस में बदलेगा, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बातें होती हैं जहां मैं मानती हूं बेटा कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली उसको याद करना होगा। अच्छा याद कैसे करोगे? रटना नहीं, याद ऐसे कर सकते हो दैट यू कैन सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस। तो क्या होता है, क्वेश्चन लगा लगा के इस कॉन्सेप्ट को साइड में रखोगे तो एक प्रैक्टिस बन जाएगी, एंड नेक्स्ट टाइम आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी सो फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, अब कौन सा केस है? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पास्ट टेंस में। आई होप सभी को क्लियर है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहानी कैसे चलेगी? देखो, अगर कोई सेंटेंस तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अच्छा इसके लिए एक चीज और करनी पड़ेगी, तुम लोग को टेंसेस पढ़ के आना होगा, क्योंकि अगर टेंसेस ही नहीं पता होंगे तो कैसे पता चलेगा मैम पास्ट प्रोग्रेसिव ये सब क्या होता है। तो टेंसेस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, क्योंकि वो टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जो ग्रामर के बोलते हैं ना बेस बनाते हैं, किसी चीज का बेस होता है। इफ यू डोंट नो दैट तो ये आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो उसको पढ़ के आइए एंड देन यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जिसने पढ़ लिया उसके लिए तो भाई बल्ले बल्ले। चलो, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। जैसे अगर वर्ड लिखा है राइट तो वो किस में बदल जाएगा? रोट में बदल जाएगा। वर्ड अगर लिखा है राइट तो किस में बदल जाएगा? रोट। चलो एक और वर्ड बताओ मुझे, जल्दी बोल के बताओ। स्पीक है, स्पीक किस में बदल जाएगा? स्पीक सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर मुझे सिंपल पास करना हो तो ये क्या हो जाएगा? स्पोक हो जाएगा। अरे करेक्ट है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? वॉक है, वॉक यानी क्या? चलना। सो इफ आई एम चेंजिंग इनटू सिंपल पास्ट, ये क्या हो जाएगा? वॉक्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा अनगिनत वर्ड है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो किस में बदल जाएगा? सिंपल पास्ट में। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, टिक मारते चलो। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा इज अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो। अब जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं, पलक मैम दोनों नाम बताती हैं बेटा। प्रोग्रेसिव को ही कहा जाता है कंटिन्यूअस। तो अगर मैं कहूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अगर मैं कहूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, एक ही है दोनों, तो यार लिख के दे देती हूँ, नहीं तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहेगा मैम प्रोग्रेसिव कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह लो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब देखो, अगर कोई भी तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हो, अब प्रोग्रेसिव कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो एम होगा, इज होगा, आर होगा, और उसके साथ क्या होगा? वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, V1 प्लस ING। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म। जैसे राइट है तो राइट में ING लगा दो, राइटिंग बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबको दिख जाएगा, आंखों से ही दिख जाता है। इसको किस में बदलोगे? पास्ट प्रोग्रेसिव में। क्या झमेला करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर इज हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इज हुआ,
इज किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? सिंगुलर के लिए। ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग। तो अगर इज हुआ, अगर जैसे मैंने कहा, चलो तुमको एक एग्जांपल दे देती हूं, मैंने कहा शी इज राइटिंग, ओके, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है, शी इज राइटिंग, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, किस में बदलोगे? पास्ट प्रोग्रेसिव में। तो यहाँ इज किस में बदल दूंगी मैं? वॉज में बदल दूंगी, सिंपली हो जाएगा शी वॉज राइटिंग। अब वर कहां लगाओगे? जब प्लूरल होगा। मैंने कहा दे आर राइटिंग, मैंने क्या कहा? दे आर राइटिंग, या फिर तुम कह सकते हो वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे? इनडायरेक्ट में कर दोगे दे वर राइटिंग। अच्छा, अब दिमाग में फिर क्वेश्चन उठेगा, यार मैम आपने वी का दे कैसे कर दिया? तो मैंने तुमको कहा था कि नहीं कहा था? पीछे दिखाया था कि वी बदल जाएगा दे में, आई बदल जाएगा ही या शी में। तो इनडायरेक्ट में सिर्फ एक चीज को चेंज नहीं करना है, यू हैव टू लुक इनटू द होल सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। अब ऐसे केसेस जहां पे डायरेक्ट स्पीच में, भाई यहाँ लेफ्ट साइड में मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट स्पीच, यानी डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच हो गया, एनआईएस क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। देखो बेटा, अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब परफेक्ट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, कुछ नहीं होता है, अगर किसी सेंटेंस में तुम्हें हैज दिख जाए प्लस V3, V3 क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बार फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिल्कुल रिकॉल करा देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर कोई भूल गया हो तो V1, V2, V3, वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन अभी टेंसेस और ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें 3 काफी है, ठीक है। चलो, V1 क्या होता है बेटा? बेस फॉर्म होता है। V2 क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट। और V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल को कहते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल दूंगी तो बोलोगे हाँ मैम ये तो बचपन में पढ़ा था, थैंक यू मैम आपने याद दिला दिया। जैसे बेस वर्ब क्या है? बेस फॉर्म है स्पीक, यानी बोलना, ये V1 हुआ। इसका V2 क्या होगा? पास्ट टेंस, इट विल बी स्पोक, ओके, यहां तक कहानी ठीक है। अब V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? स्पोकन। याद है, बचपन से याद करते आए हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, है ना, ईट, एट, ईटन, तो ये सब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब यहां पे मैंने वही कहा, परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तुम्हें दिख जाए। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है बेटा, तो इसको आप किस पे बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट को। ऑलमोस्ट सेम सेम जोड़ी है, जोड़ी में दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब मैक्सिमम केस ऐसे ही है। तो अगर हैज रिटन दिख जाए तो इसको पास्ट में कैसे बदलोगे? हैज किस में बदल जाएगा? हैड रिटन में। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं बदलना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ ही रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की भी ऐसी ही कहानी है, उसमें बस हैज की जगह हैड प्लस V3 होता है, ओके। चलिए, अब सिंपल पास्ट। अच्छा, अब एक केस ऐसा था जहां तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट में अगर दिया हो डायरेक्ट में तो सिंपल पास्ट में बदलेगा। लेकिन क्या हुआ अगर ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच में तुमको सिंपल पास्ट में दे दिया? कैसे? दैट शी रोट अ लेटर। मान लो अगर तुमको ये डायरेक्ट स्पीच में दे दिया, अभी और चीजों पे फोकस नहीं करना, इसी पे करना है ना, रोट वाले केस पे, ठीक है। शी रोट अ लेटर। अब बोलो मैम ये तो ऑलरेडी पास्ट में है, उसको और कहां बदलूं? अब कहानी यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर ऑलरेडी सिंपल पास्ट में हो, यहां तक तो पैटर्न वही चल रहा था, प्रेजेंट है तो उसी के सिमिलर पास्ट में बदल देना। लेकिन अगर सिंपल पास्ट में हो तब तुम इसे किस में बदलोगे बेटा? पास्ट परफेक्ट में। जैसे अगर है शी रोट अ लेटर, तो क्या कर दोगे इसे? शी हैड रिटन अ लेटर। शी रोट अ लेटर किस में बदल जाएगा? शी हैड रिटन अ लेटर। मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं बेटा? बताते जाओ मुझे। शी रोट अ लेटर किस में बदल जाएगा? शी हैड रिटन अ लेटर। तो अगर सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। शुरू के 3 की कहानी सेम थी, उधर कॉन्सेप्ट नहीं हिलाओगे अपने। सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। यहां तक ठीक था। लेकिन अगर ऑलरेडी सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो किस में बदलोगे? पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। क्लियर है? चलिए, एक तो ये केस हुआ, ये केस समझ आया। अब नेक्स्ट केस समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस में क्या कहानी है? नेक्स्ट केस में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट प्रोग्रेसिव में हो, पास्ट प्रोग्रेसिव या जिसे हम क्या कह सकते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल है, इसमें भी बहुत ज्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हुआ वॉज या वर राइटिंग, वॉज और वर हमें पता है पास्ट कंटिन्यूस होते हैं, तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें क्या होता है? हैड के साथ बीन लगता है और कंटिन्यूस यानी राइटिंग तो वही लगेगा। जैसे दे वर राइटिंग, वो किस में बदल जाएगा? दे हैड बीन राइटिंग। लेकिन 5-6 बार बता रही हूं, कुछ बच्चे ये पूरे केस याद रहते हैं। देयर आर, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु रिमेंबर एवरीथिंग बट दे फॉरगेट कि इस कॉन्सेप्ट को लगाना कहाँ है। ये मत भूलना है ना कि रामायण खत्म हो गई, राम जी कौन थे भाई। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तब का केस है ये। इसको देख लो, अच्छे से देख लो, आंखों से देख लो, बार बार मैं तभी ऊपर नीचे हर जगह लिख के बता रही हूँ कि जब बेटा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तब का केस है ये। बात समझ आई कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तो ये वाले केसेस खत्म होते हैं। अब एक चीज समझो और, इफ डायरेक्ट स्पीच, ये कुछ कुछ केसेस होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल केसेस। दिस इज नॉट एवरी टाइम, बट यार जीवन में होते हैं ना हर बार स्पेशल केस। तो यहाँ पे ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है टेंस की। तो एक तो वो केस बताया था, कैसा केस मैम? जब जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, है ना, जैसे से हो, सेज हो, तब हो, ठीक है। दूसरा केस अब मैं आपको बताती हूं, ये ऐसे केस हैं स्पेशल केस, जैसे मान लो अगर आपकी स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बताया गया हो, यानी हिस्ट्री में, इतिहास में कोई बात हो, यार उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकते हैं, इतिहास की बात है। या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मान लो न्यूटन का कोई लॉ हो, यूनिवर्सल कोई लॉ हो, ग्रेविटेशनल लॉ हो, या फिर ऐसी कोई बात हो कि सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई सूरज ईस्ट से ही उगेगा, है ना, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है। या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, तब जो है डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलता। तो डायरेक्ट स्पीच का टेंस दो केस में नहीं बदलता, एक तो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। लेकिन इस केस में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा पास्ट में है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी केस हो, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, तब तुम्हारा टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच हम देख सकते हैं, लिखा है He said, यानी उसने कहा। अब सब बच्चों को यही सवाल आएगा, मैम ये देखो ना, ये तो पास्ट टेंस में है, ये तो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में तो बदलता है। अरे बिल्कुल मानती हूँ बदलता है, लेकिन मैंने क्या कहा, जीवन में हर बार स्पेशल केस होते हैं कि नहीं होते हैं? होता है ना कि ये स्पेशल केस है, इनको जान दो, इनको छोड़ दो। तो ये कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्ट्री की कोई बात हो, यूनिवर्स का कोई ट्रुथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है? एक हमारी हैबिचुअल फैक्ट है, ये बेस्ट पॉलिसी, ये एक सीख है। तो तुम ये नहीं कहोगे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, अरे आज भी अच्छी पॉलिसी है, ऑनेस्टी तो हमेशा रखनी चाहिए। तो यानी ऐसी जो चीजें जो हमेशा या फिर ऑलवेज के लिए आए भाई, और तुमको जहां पे कोई चेंज नहीं करना हो, तो उसमें आप क्या यूज करोगे भाई? यहाँ सिंपल वैसा का वैसा नोट करोगे। जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इसको बदलो इनडायरेक्ट में, ही सेड कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, ठीक है, पूरा का पूरा सेंटेंस भाई, पूरा का पूरा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक और एग्जांपल बता देती हूं, देखो। शी सेड, लड़की ने कहा भाई, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है और बच्चे उस टाइम पे इस सेंटेंस को चेंज कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो चेंज करना है। पर केस तो देखो, केस क्या है भाई? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसको अगर मैं इनडायरेक्ट में बदलूं, शी सेड दैट, पूरा का पूरा सेम लिखूंगी। द सन, रोज थोड़ी ना लिखूंगी, राइजेस, क्योंकि रोज की बात है भाई, ये रोज ही सूर्योदय होता है ईस्ट में। ओके, इज इट क्लियर? तो ये तीन चीजें तुमको सिर्फ ध्यान रखनी होगी कि ऐसा कोई भी केस आता है तो अगर पास्ट टेंस भी हो फिर भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर। चलिए, अब थर्ड हम आते हैं चेंजिंग स्टेटमेंट्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। हमने ऑलरेडी ये बात तो पढ़ ली है, लेकिन तुमको बार बार दिख रहा होगा कि मैम आप जो है कॉमा हटा के और आप क्या कर रहे हो? दैट लगा दे रहे हो, है ना। शी सेड दैट, तो दैट लगा दिया। तो क्या सेड हमेशा सेड रहेगा? इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? होता है, इसमें भी कुछ केसेस आते हैं जहां पे आपको सेड के अलावा कोई और वर्ड लगाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू इज चेंज टू टोल्ड। आप टोल्ड को भी बदल सकते हो, टोल्ड में भी बदल सकते हो, रिप्लाइड में भी बदल सकते हो, रिमार्क्ड में भी।
अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है ना। मान लो जैसे मुझसे किसी ने सवाल कहा और सेंटेंस में मैं जवाब दे रही हूं, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं सेट की जगह क्या कह सकती हूँ, रिप्लाइड। टीना रिप्लाइड दैट शी वाज नॉट चीटिंग। The reporting verb is not followed by an object, it is not changed. The inverted commas are removed, as you all know. ये बस rules हैं जो मुझे बताना जरूरी थे। Conjunction is used to connect the reporting clause with the reported speech. तो conjunction बेटा क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, जो words को जो sentences को जोड़ने का काम करते हैं। That word हो गया है ना, and हो गया, who हो गया, whose हो गया, ये सब conjunctions होते हैं। तो काफी commonly used conjunction यहाँ पे that होता है। The rules for change of pronouns and tenses भी हमें पता है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में रामू said I saw a lion in the forest। अब यहाँ पे प्रोनाउन का मतलब क्या हमें पता है, सर्वनाम होता है। तो जैसे पिछले सेंटेंसेस में आपको बता चुकी हूं, अगर I दिया है तो I किस में बदलेगा, he और she में बदलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सेंटेंस। जैसे रामू said I saw a lion in the forest, यहाँ I किस में बदल जाएगा, ही में, क्योंकि रामू हमें लड़का ही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो रामू सेड दैट ही हैड सीन। देखो सॉ है, सॉ क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। अभी टेंसेस भी पढ़ा दिए तो पूरा सेंटेंस आ जाएगा। सॉ क्या होता है बेटा, पास्ट टेंस होता है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर पास्ट टेंस हो तो उसको किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में। उसको किस में बदलोगे, पास्ट परफेक्ट में। तो सॉ का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड सीन। He had seen a lion in the forest। तो प्रोनाउन I किस में बदलेगा, he या she में बदलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लो इस बात को। चलिए वाक्य में प्रोनाउंस को बदलने की नियम देख लो भाई। यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है भाई, I, me, my, we, us, are, ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदलाव आता है। जैसे he said that I am helpless, I है तो ये बदलेगा he में। अच्छा अब बच्चे पूछेंगे मैम अगर ऐसा होता, ये भी बता ही दो, इतना ही बता रहे हो तो, he said I am helpless की जगह अगर होता he said he is helpless, इस बंदे ने किसी दूसरे बंदे के लिए कहा he said he is helpless, तो इसमें पता है हम क्या कहेंगे, he said that, he का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन में तुम बदलाव नहीं करते हो। He said that he was helpless, ये कहानी चलेगी। बात समझ आई? तो अगर फर्स्ट पर्सन हो तभी तुम चेंज करोगे। They said we are helpless, अब we है क्या है, फर्स्ट पर्सन है, we यानी हम, तो ये किस में बदल जाएगा, they said that they were helpless। आर किस में बदल गया, वर में बदल गया। वी किस में बदल गया, दे में बदल गया। नोटिस कर रहे हो, पर्पसली बेटा मैं अपनी यूजुअली पढ़ाने के तरीके में बहुत एग्जांपल्स रखती हूँ, सो दैट यू स्टूडेंट्स कैन सी मोर एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि एग्जाम्पल देखोगे यही तो आते हैं ना एग्जाम में, यही समझना है अपने को। चलिए, यू सेड आई एम हेल्पलेस, तुमने कहा मैं हेल्पलेस हूं, तो आई यहाँ पे किस में बदलेगा, यू में बदल जाएगा। You said that you were helpless। अच्छा मैम अभी तो आपने कहा था I, he और she में बदलेगा। मुन्ना मेरे, बेटा मेरे, देखो तो सही, you है ये, क्या है ये, what is this? This is you, you said। तुमने कहा, तुम इसको इमेजिन भी करो, तुम्हारा दोस्त साइड में खड़ा है, तुमने कहा I am helpless, यानी मैं हेल्पलेस हूं, which means you said that you were helpless। अरे तूने ही तो कहा था कि तू हेल्पलेस है। तो यहाँ पे अगर you है, अगर he said हो तो he is helpless, she said हो she is helpless, you said हो तो you were helpless। am किस में बदल गया, वर में। I said I am helpless, मैंने कहा मैं हेल्पलेस हूं, तो I said that इस केस में नहीं बदलेगा क्योंकि मैं अपनी ही बात कर रही हूं। so I said that I was helpless। so यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज है जिसको मैं लिख के दिखाना चाहूंगी कि बेटा कितना भी पढ़ा दिया जाए लेकिन अगर ये यूज नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा। क्या है ये, कॉमन सेंस। एंड आई होप ये सभी बच्चों के पास है भाई, स्मार्ट हो तुम लोग, वैसे ही बहुत चीज़ों को समझते हो, तो इस बात को भी समझो, सेंटेंस को समझना। अब ऐसा नहीं है टीचर ने बोला, अरे तो टीचर ने ये भी तो बोला है कि बेटा पहले वर्ड को देखना, अगर यहाँ पे लड़का या लड़की की बात हो, ही शी की बात हो तो चेंज करना। अगर यहाँ यू लिखा है तो यू को यू ही लिखोगे, आई लिखा है तो यहाँ पे आई को आई ही लिखोगे ना, इसको ऑलरेडी बदलोगे तुम, लेकिन किस केसेस में, जब ही और शी की बात हो, है ना।
इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, तो यहाँ पे अगेन कुछ कॉमन सेंस, हमको कॉमन सेंस का ऐसा मसाला डालना होगा ताकि हम समझ पाए चीजों को। चलिए, नेक्स्ट इज यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन यानी क्या, यू, योर, योर्स आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदलते हैं। जैसे जिसने कथन किया है, जिसने कहा है उसके में बदलते हैं। जैसे दे सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, दे सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब इसको हिंदी में सोचो, उन्होंने, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो अब इसको तुम कैसे चेंज करोगे बताओ मुझे, इसको तुम कैसे चेंज करोगे? दे सेड टू मी, तो इसको वैसे कि वैसे लिखेंगे, दे सेड टू मी, या दे टोल्ड मी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे टोल्ड मी दैट, अब यू किस में बदल जाएगा? क्योंकि ये मेरी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मेरी बात कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगी ना, दे टोल्ड मी दैट आई एम अ गुड बॉय। बात समझे कि नहीं? तो पहले तो तुमको सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग तो कहां से ही ट्रांसलेट करोगे? दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय। अब वो कहेंगे तो वो यू ही करके कहेंगे ना, यू आर अ गुड बॉय। लेकिन जब मैं अपने लिए बात करूंगी तब तो मैं आई कहूंगी ना, मैं थोड़ी ना यू कहूंगी मेरे लिए। दे टोल्ड मी दैट आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही सब एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकते हो। सेकेंड वाला कर सकते हो, आई सेड टू देम यू आर टेलिंग अ लाई, ही सेड टू आई आई शैल नॉट कॉल यू। तो आई होप इन सब सेंटेंसेस को अब आप जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हो इनडायरेक्ट में। चलिए, अच्छा, थर्ड पर्सन का लास्ट ये जो रूल है पर्सन्स में कि थर्ड पर्सन हो तो इसमें जो है आप यूजुअली चेंज नहीं करते हैं। जैसे रीना सेड he is happy। सेंटेंस को देखो, रीना ने कहा कि वो खुश है। अब इसको मैं कैसे कहूंगी? रीना said that, बेटा ही को मैं किस में बदलूंगी बताओ? ही को मैं किस में बदलूंगी? रीना ने कहा वो खुश है, तो अब ही क्या है अपना? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं करोगे। ही, रीना सेड दैट, ही, बस इसको क्या कर दोगे? वॉज कर दोगे। ही वॉज हैप्पी। इज इट क्लियर और नॉट? बात समझ आए? तो थर्ड पर्सन ही, शी, हर, हिज, हिम, दे, देम, देयर, इट, इट्स, इन सबको आप चेंज नहीं करोगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, चलिए, नाउ रूल्स फॉर चेंजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ये तो सिंपल थे। अब बोलो मैम ऐसा तो नहीं होता है, कभी कभार सेंटेंसेस वैसे भी आते हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क हो। इंटरोगेटिव यानी क्या? आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो इसमें कैसा बदलाव है? देखो, मैं आपको बताती हूँ। जब से एक चीज अपन कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में या तो सेड आ रहा है या तो टोल्ड आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है। तो मान लो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? हम उसको आस्क्ड, इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू अ स्टेटमेंट बाय प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब एंड द फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। If the interrogative sentence has a WH word, WH word यानी क्या? Who, when, where, how, why. The WH word is repeated in the sentence. It serves as a conjunction. तो इसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, देन उस क्वेश्चन के साथ हम आंसर के साथ आपको समझाते हैं कि भाई कैसे वो कहानी शुरू हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अपन देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन मार्क वाला, जैसे पहला देखो, डायरेक्ट में क्या दिया है? ही सेड टू मी वेयर इज द पर्स। अरे देखते ही समझ आ रहा है कि क्या है भाई? क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछा जा रहा है। एंड एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे अपना वो WH वाला वर्ड भी है, यानी वेयर, यानी पर्स कहाँ है। तो बेटा क्या किया है? क्वेश्चन पूछा है। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे तो कहानी कुछ यूं होगी कि आप कहोगे ही सेड की जगह सेड किस में बदल जाएगा? आस्क्ड।
क्योंकि बहुत ही बेसिक है, हमें दिख रहा है कि उसमें किसी ने कुछ पूछा है, वेयर इज द पर्स, पर्स कहाँ है, तो हम सेड को किस में बदल देंगे, आज में बदल देंगे। अब तुम्हें कहानी क्या करनी है, मैंने यहां पे भी बताया था कि जब हम कोई भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेंटेंस के एंड में जब इनडायरेक्ट होगा तो उसमें फुल स्टॉप लगेगा, यानी इनडायरेक्ट में तुम्हें उसे क्वेश्चन जैसा नहीं रखना है। जैसे यहां तुम एग्जांपल देख सकते हो, ही आस्क्ड मी वेयर द पर्स वॉज, यानी हमने सेंटेंस को ऐसा मोड़ दे दिया कि क्वेश्चन की बात भी वही रहे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आए लेकिन फुल स्टॉप आए। तो कैसे कर दिया, ही आस्क्ड मी वेयर। अब यहाँ पे वेयर पता है किसकी तरह सर्व कर रहा है, एक कंजंक्शन की तरह। जैसे अपन दैट यूज करते थे ना, वैसे ही वेयर एक कंजंक्शन की तरह सर्व कर रहा है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेयर द पर्स वॉज, कि पर्स कहाँ था, वेयर द पर्स वॉज। और यहाँ पे लास्ट में जो है हमने डाल दिया है हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसको हमने कन्वर्ट किया है वॉज में, लेकिन इसे हमने लास्ट में डाला है। बात समझ आई? चलो दूसरा देखो एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा इज अमित प्लेइंग। अब इज अमित प्लेइंग, ऑल्दो ये WH वर्ड नहीं है लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहे हैं कि क्या अमित खेल रहा है। तो इसको तुम कैसे दोगे आंसर, आज सेड किस पे बदल जाएगा, आस्क्ड में। फादर आस्क्ड मी, एक चीज तुम सभी नोटिस कर रहे होगे क्वेश्चन मार्क्स में, जहां पे यहाँ पे टू दिया गया है, टू मी, हम टू मी का टू हटा दे रहे हैं इनडायरेक्ट में। देख रहे हो, कुछ कुछ चीजें पैटर्न ऑब्जर्व किया करो, तभी मैं एग्जांपल देती हूँ। टू देखो यहाँ पे भी हट गया जब हमने इनडायरेक्ट में बदला। सो फादर आस्क्ड मी। अब यहाँ कहानी देखो, यहाँ पे तुम्हारा कंजंक्शन आया है इफ। फादर आस्क्ड मी इफ अमित वाज प्लेइंग, तो यहाँ इफ का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगेन इट इज एक्टिंग लाइक अ कंजंक्शन, तुम्हारे कंजंक्शन की तरह एक्ट करा है। फादर आस्क्ड मी इफ, कि क्या अमित खेल रहा था, इफ अमित was playing, इस बदल गया was में। I hope this point is clear। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदला, कंजंक्शन क्या लगा है, इफ। बेटा इसका इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यही तुम्हारी पूरी कहानी को एक अलग मोड़ दे रहा है। क्यों? बिकॉज हमें पता है हमें एक सेंटेंस पे क्वेश्चन मार्क है, दूसरे में नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे भाई, तो सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे ताकि उसमें क्वेश्चन मार्क आने की जगह ही नहीं हो भाई, उसको इस टाइप का बना देंगे। क्लियर है? तो यूजुअली कैसा हमने फॉलो किया है, टू हटा दिया है यहाँ पे और कंजंक्शन वाइस ये फॉलो करना है। अगर WH वर्ड है तो वही वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, जैसे वेयर है, अगर हु भी होता, व्हेन भी होता, हाउ भी होता, तो भी वो ऐसे ही सर्व करता। क्लियर हुई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कहानी? चलिए, अगर ये स्टोरी तुम्हारी बिल्कुल क्लियर है तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस पे, चेंजिंग कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यार सिर्फ क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां तुम्हें कोई कमांड कर रहा है, यानी हुक्म दे रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। सो इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैविंग कमांड्स, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू कमांड। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दोगे, ऑर्डर, टेल, अलाउ या रिक्वेस्टेड। अब वो डिपेंड करेगा तुम्हारे सेंटेंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द विंडो। अच्छा बेटा, ओपन द विंडो यानी क्या, तुम्हारा भाई बहन है ना, तुम्हें कहता है अरे खिड़की खोल दे, तो तुम क्या कर रहे हो, उसको ऑर्डर दे रहे हो ना कि भाई ये जा और ये कर दे, ओपन द विंडो, दरवाजा खिड़की खोल जल्दी से। तो यानी क्या कर रहे हो, तुम एक टाइप का ऑर्डर दे रहे हो, है कि नहीं। तो इसमें हम जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, सेड को बदल देंगे ऑर्डर्ड में। सो शी ऑर्डर्ड मी, टू को हम गायब कर देंगे। याद रखिएगा, इंटरोगेटिव में हो या चाहे कमांड रिक्वेस्ट में हो, टू को गायब कर देंगे। ठीक है, शी सेड टू मी की जगह हो जाएगा शी ऑर्डर्ड मी, और ये थोड़ा आगे खसक जाएगा, टू हट के आगे आ जाएगा, शी ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। क्या ऑर्डर किया मुझे, विंडो ओपन करने के लिए। ये किसकी बात हो गई भाई, ये तो हो गई हमारे ऑर्डर की बात। अब आते हैं ऑर्डर के आगे, हम आते हैं रिक्वेस्ट की बात। अरे भाई कोई ऑर्डर करेगा तो कोई रिक्वेस्ट भी तो कर सकता है ना। तो जैसे मान लो डायरेक्ट स्पीच में है, रणबीर सेड टू आलिया प्लीज गिव मी अ चांस। अब रणबीर ने आलिया को कहा कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो भाई। तो प्लीज यानी प्लीज देखते ही समझ आ रहा है भाई तुमसे कोई प्लीज कर रहा है, यानी क्या, रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है। तो जब तुम बदलोगे तो तुम ये मत कहना रणबीर सेड आलिया, नहीं भाई, रणबीर रिक्वेस्टेड आलिया। देखो टू हट गया, टू हट के आगे आ गया है ना, टू हट के सब्जेक्ट के आगे आ गया। रणबीर रिक्वेस्टेड आलिया टू गिव हिम अ चांस। ओके, रणबीर रिक्वेस्टेड आलिया टू गिव
हिम अ चांस। बात क्लियर हुई? मी किस में बदल गया? हिम में बदल गया। देखो क्यों भाई? क्योंकि अब जो है हम बात को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, तो मी जो है हिम में चेंज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? रिक्वेस्ट की बात समझ आई कि नहीं पहले बताओ? क्लियर है? चलिए अब एक और चीज आती है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं एडवाइस। एडवाइस को बेसिकली भाई मैं क्या कह सकती हूँ? सलाह देना। अब जैसे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ना आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन होता है ना सलाह दे रहे हो कि भाई तुमको करना है तो करना, नहीं तो ठीक है देख लेते हैं, सलाह दे रहे हैं हम तो फॉर एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट स्पीच में द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो। अब ये तो एक सलाह हुई टीचर की कि भाई तुम्हें जो है मेहनत करनी चाहिए। अब ना टीचर तुम्हें ऑर्डर दे सकता है ना रिक्वेस्ट करेगा, वो क्या कहेगा? सिर्फ सलाह देगा कि तुम्हारे लिए अच्छा है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, सेड को बदल देंगे एडवाइज्ड में। सो द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। टू की कहानी सब समझ रहे हो? टू यहां से हटके आगे खसक जाएगा, यानी जैसे इधर देखो टीचर सेड टू मी, टू यहां है, इनडायरेक्ट में मी के आगे आ जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। पीछे भी देखा था या नहीं देखा था? देखो अगर आलिया यहाँ पे लिखा है रणबीर सेड टू आलिया, तो इनडायरेक्ट में कैसा हो गया? आलिया के आगे आ गया टू। रणबीर रिक्वेस्टेड आलिया टू, तो टू की स्टोरी समझते जाओ, अभी से पैटर्न समझोगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। 3 केसेस समझ आए? कमांड्स, रिक्वेस्ट्स एंड एडवाइसेस में हम कैसे बदलाव लाएंगे। चलिए भाई आते हैं अब यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने कहा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उसमें से ही एक केस है लेट का। LET, लेट एक ऐसा वर्ड है जो काफी बार सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट चलती है। लेट इज यूज्ड इन वेरियस मीनिंग्स। सबसे पहले लेट एक मीनिंग में यूज किया जाता है टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल यानी क्या? ये करने जैसा है, सजेशन टाइप की चीज है। तो अब क्या है, आप सबसे पहली चीज क्या करोगे, अगर किसी भी सेंटेंस में लेट एज अ प्रपोजल यूज किया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को किस में बदल दोगे? प्रपोज्ड या सजेस्टेड। एक एग्जांपल से आइए इसे समझते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा let us go home, कि हमें घर चलना चाहिए। हिंदी में सुनना, हमें घर चलना चाहिए। ऑर्डर नहीं दे रहा है कि घर चलो, है ना, या प्लीज घर चल दो। क्या बोल रहा है? घर चलना चाहिए। दिस इज अ सजेशन, ठीक है। लेकिन ये अलग क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि इसमें लेट का केस है। तो अब इस केस में तुम क्या करोगे? सेड को सजेस्टेड में तो बदल दोगे, लेकिन लेट की जगह अब तुम शुड का इस्तेमाल करोगे। सो ही सेड टू मी, लेट अस गो होम का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो होम। तो लेट अस गो होम का क्या हो जाएगा? दैट। अस किस में बदल जाएगा बेटा? एक एक वर्ड को देखते हैं। अस बदल जाएगा वी में, लेट बदल जाएगा शुड में, और गो होम वैसा का वैसा ही रहेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो कौन से केसेस हैं? अगेन मैंने कहा कुछ ही स्पेशल केसेस होते हैं। तो लेट का अगर केस आता है तो आप लेट की जगह शुड का इस्तेमाल करेंगे। किस केस में? जब लेट कुछ प्रपोज कर रहा हो, कोई सजेशन दे रहा हो, उस केस में। पहला केस समझ आया? चलिए नेक्स्ट केस क्या है? कुछ केसेस में लेट अलाउ करने के लिए भी, अलाउ यानी परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, राम सेड टू मोहन लेट हिम डू इट। लेट हिम डू इट यानी उसे ये करने दो। तो कहीं ना कहीं तुम किसी को एक ऑर्डर दे रहे हो कि उसे ये करने दो, उसे रोको मत। तो इस केस में क्या होगा? राम ऑर्डर्ड मोहन टू लेट हिम डू दैट। अब ये केस ऐसा है कि जहां लेट का लेट ही रहेगा, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस हाँ, तुमको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होगा, सेड को कर देना है ऑर्डर। बाकी लेट लेट रहेगा, इट क्या बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा। लेट हिम डू दैट। ओके, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट। जबकि मैं ये पर्पसली लिखा है कि ये बाद में लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है, और सही बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैं तो यूजुअली बच्चों को यही, भाई मेरी क्या तरीका है भाई, हम भी आपको सजेस्ट करेंगे दैट यू शुड ट्राई दिस वे बिकॉज दिस इज ईजियर एंड ये बेनिफिशियल भी है। अननेसेसरली इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको बताऊं, अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो वो गलत नहीं है कि राम टोल्ड मोहन दैट ही माइट बी अलाउड टू डू दैट। बट अगेन हमारे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है बिकॉज ये ईजियर है कन्वर्ट करने के लिए, एंड इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए
नाउ देर आर अ फ्यू सेंटेंसेज विच हैव क्वेश्चन टैग्स। 8 पॉइंट हमारा आता है वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन टैग हो। अब भाई क्वेश्चन टैग क्या होता है, तुम किसी से क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, लेकिन अब बेटा प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तरीका कैसे, जब तुम इसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट ला रहे हो। जैसे तुमने वर्ड किया है रिस्पेक्टफुली, यानी तुम अपने प्रिंसिपल से पूछ रहे हो, तुम अपने मैनेजर से पूछ रहे हो, तो तुम थोड़ा रिस्पेक्ट या किसी एल्डर से पूछ रहे हो। जैसे डायरेक्ट स्पीच, महेश सेड सर मे आई गो होम। सर क्या, अब मे आई गो होम तो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमने सर भी लगाया है कि क्या मैं घर चले जाऊं। तो यहाँ पे तुम ये नहीं कहोगे महेश आस्क्ड हिज सर इफ ही कुड गो होम। नहीं भाई, महेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा, नहीं तो सर गुस्सा हो जाएगा कि अच्छा भाई महेश ने पूछ लिया। भाई रिस्पेक्टफुली पूछा है, थोड़ी ना रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ती है कुछ कुछ जगहों पे। आपको पता है कि अगर आपसे बड़े हैं कोई, या इफ समवन इज एट बिगर पोजीशन, तो आप वो एक रिस्पेक्टफुली चीज करते हो, ठीक है। तो महेश सेड सर मे आई गो होम, इसमें हम कैसा क्वेश्चन टैग लगाएंगे, महेश रिस्पेक्टफुली आस्क्ड। आज तो किया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसा रिस्पेक्ट। अच्छा, हर केस में मत लगा देना रिस्पेक्टफुली। जहां तुम्हें, तभी मैंने कहा, अभी पीछे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था बेटा कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, तुमको रखनी है अपने पास, है ना। तुम स्टूडेंट्स हो, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि जब तुम सेंटेंस पढ़ रहे हो वहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस पढ़ के कैसा समझ आ रहा है, कि भाई ये अपने मैनेजर को लिख रहा है या अपने जो है छोटे भाई को कह रहा है ना। छोटे भाई से पूछ रहे तो रिस्पेक्टफुली आस्क्ड थोड़ी ना, नहीं आप नॉर्मली कहोगे ही आस्क्ड हिम। बाकी अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आप क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, और ऐसे काफी कम केसेस होते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, 9th, दिस इज अ गुड वन। यूजुअली मैं बहुत ज्यादा स्टार मार्क्स लगाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ लगाया है क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत आता है बच्चों को। अभी ऐसे केसेस हैं इन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सेंटेंसेस विद येस और नो, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपकी हाँ और ना पूछी जाती है, तो यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे इसको इनडायरेक्ट में बदलें। जैसे देखो, ही सेड कैन यू डांस एंड आई सेड नो, यानी उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम डांस कर सकते हो, और मैंने कहा नहीं, तो बोल दिया इसको इनडायरेक्ट में बदलो, और बच्चा वहीं बैठ जाता है भाई। तो इस कहानी को समझो, ही सेड कैन यू डांस, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैंने हर बार कहा है लाइफ में कोई भी चीज करो ना, वन थिंग एट अ टाइम किया करो, है ना। 10 चीजें एक साथ मत किया करो, वन थिंग एट अ टाइम, धीरे धीरे खत्म किया करो। तो पहला स्टेप चलो, ही सेड कैन यू डांस, ये क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड किस में बदलेगा, आस्क्ड में। पहली कहानी क्लियर। ही आस्क्ड मी कैन यू डांस, यानी क्वेश्चन है। ज्यादातर, मैंने ये कहा हमेशा नहीं, लेकिन एक चीज नोट करो, ज्यादातर इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन इफ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही बेहतर रहता है ना। तो जैसे ही आस्क्ड मी इफ, यू किस में बदलेगा, आई में बदल जाएगा बेटा। कैन किस में बदल जाएगा, कुड में बदलेगा, पीछे मैं सब पढ़ा चुकी हूं। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस, ठीक है, एंड आई, अब सेड क्यों नहीं लिखूंगी मैं यहाँ पे, पीछे ही बताया है, क्योंकि अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है तो मैंने उसका जवाब दिया है, और जवाब को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिप्लाइड। तो अगर ये चेंजेस नहीं करोगे ना, तो बेसिक्स ही तुम्हारे मतलब बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज समझनी है, कहाँ ही क्वेश्चन है तो आस्क करोगे, उसका जवाब है तो रिप्लाइड। सो फिर से पढ़ते हैं, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस एंड आई रिप्लाइड। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आई रिप्लाइड में यहां पे कर देंगे नो, एंड आई रिप्लाइड नो, ये मत करना। एंड आई रिप्लाई दैट आई कुडंट, कुडंट का फुल फॉर्म क्या होता है, कुड नॉट। समवन आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस, आई रिप्लाइड आई कुडंट। कुडंट का मतलब भी वही होता है कि डांस नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब क्वेश्चन यस या नो में हो। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे मैम हम तो कर सकते हैं अगर इसकी जगह जवाब हाँ होता तो। अगर जवाब हाँ होता तो पूरा सेंटेंस सेम होता, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डांस एंड आई रिप्लाइड दैट आई कुडंट की जगह हो जाता दैट आई कुड, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस हम पास में लिख रहे हैं इसलिए कुड और कुडंट लिखा है। आई होप द सेंटेंस, द पॉइंट इज वेरी क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करती हूँ मेरे कोई भी स्टूडेंट इसको गलत नहीं करेंगे। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। माई मदर सेड विल यू कम होम ऑन टाइम एंड आई सेड यस, यानी मम्मी ने पूछा क्या तुम घर टाइम पे आओगे, मैंने कहा हाँ। सो माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड, देखो विल किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। इफ आई वुड कम होम ऑन टाइम एंड आई रिप्लाई दैट आई वुड, तो देखो क्वेश्चन में अगर वुड है
तो आंसर में भी वुड होगा। क्वेश्चन में कुड है, आंसर में भी कुड या कुड नॉट होगा। सो नोट yes of no hides a complete sentence, therefore change yes or no into a short answer। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं 10th वाले पॉइंट पे, sentences with have to और had to। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस आते हैं जहां पे आपको have to और had to का इस्तेमाल करना पड़ता है, change have to according to the rules। लेकिन अगर आपके कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑलरेडी had to दिया हो, I had to work, अब तुम सभी को पता है अगर मैंने कहा had to तो ये क्या है बेटा तुम्हारा पास्ट टेंस है, इसको किस में बदलोगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये केस हमको पता है। तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, had to लिखा होता है ना, उसको had to में ही बदल देते हैं। ये एक स्पेशल केस है जो काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है मैम 2 बार had कैसे आएगा, आता है, हैव हैड भी आता है, हैड भी आता है, ये चीज भी बिल्कुल सही है। ये केस मैं आखिरी में क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि शुरुआत में तुमको अगर सब क्लियर होना तभी ये समझ पाओगे। जैसे हरी सेड आई हैव टू वर्क अ लॉट, हरी ने कहा मुझे बहुत काम करना है, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, हरी सेड दैट ही हैड टू वर्क अ लॉट। चलिए मैम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल रूल्स के हिसाब से बदला। अब आता है क्वेश्चन, हरी सेड आई हैड टू वर्क अ लॉट, I had to, यहाँ तो ऑलरेडी had to आ गया, तो अब कैसे बदलोगे इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हो जाएगा हरी said that he had to work a lot, he had to work a lot। ये बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों को लगता है मैम 2 बार had लिख दिया, गलत है, बिल्कुल नहीं, ये सही है। ये वर्ड तुमने सुने होंगे ना, have had done this, she should have had, so had भी होता है। तो ये बहुत सारे केसेस अगेन नहीं है, कुछ ही केस हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। देखो बाकी चीजें रूल्स के हिसाब से चलेंगी, कुछ स्पेशल केस हैं उनको हम अलग से पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट आता है 11th वाला हमारा एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस का, यानी अगर हम किसी चीज में अपना एक्सक्लेमेशन यानी ऐसा भाव प्रकट करें कि ओ वाओ कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, या हम किसी को विश कर रहे हैं, तो इन केसेस में कैसा होगा, समटाइम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंटेन्स हुर्रे, अलास, ओ, हेवन, ब्रावो, ये सब यूज करते हैं। तो अब ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम लिखेंगे तो नहीं, इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में उसका चेंज करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है ना, और मान लो कि बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, हुर्रे कर रही हूं मैं, तो क्या कर दूंगी, सेड की जगह मैं लिख दूंगी ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है ना, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख का माहौल है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा, है ना, कोई सरप्राइज हो गया, बहुत ही तुमने शॉक कर दिया किसी को, तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल डायरेक्ट, रोहन सेड हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे यानी अब खुशी की बात है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे अब हम इनडायरेक्ट में हुर्रे नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, हम करेंगे रोहन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, वी की जगह क्या कर दोगे दे, दैट दे हैड वन द मैच। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दे हैड वन द मैच। बेटा वन क्या होता है, पास्ट टेंस, तो हमने रूल पढ़ा था पास्ट टेंस को अगर पास्ट टेंस में हो तो किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो दे हैड वन द मैच। इज इट क्लियर? एक एक रूल जब आप सेंटेंस पढ़ो आपको याद आना चाहिए। ओके, तो एक्सक्लेमेशंस और विशेस समझ आया कि नहीं? चलिए एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट इज माई मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू यानी क्या कर रहे हो बेटा, आप किसी को विश कर रहे हो, है ना, आप किसी को दुआ दे रहे हो कि भाई भगवान तुम्हारा भला करे। सो अब इसको कैसे करोगे, मे गॉड ब्लेस यू नहीं कहोगे, इसे कहोगे माई मदर प्रेड टू गॉड। मे गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या हुआ, भगवान को ही प्रे कर रहे हो ना कि तुम्हें जो है अच्छी सेहत दे। सो माई मदर प्रेड टू गॉड फॉर यू, किस में बदल जाएगा, माई, सो फॉर माई वेल बीइंग। इस टाइप से आप विशेस को चेंज करोगे। विशेस में थोड़ा अलग जाता है सेंटेंस, बट ठीक है, आई होप आपको आएंगी विशेस तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। ओके, एक और देखो, मोहन सेड व्हाट अ पिटी, मतलब कोई चीज होती है ना तुम्हारे साथ बहुत खराब हो जाती है अजीब सी, व्हाट अ पिटी मतलब छी यार ये क्या है। सो मोहन सेड की जगह क्या कर दोगे, एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी, इट वॉज कर दोगे, यहाँ पे तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी साइन गायब हो जाएगा। इनडायरेक्ट सेंटेंस में फुल स्टॉप से ही हम एंड करते हैं यूजुअली,
हम यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, क्वेश्चन मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। ओके चलिए भाई, तो जैसा हमने बोला था कि ये जो था हमारा लास्ट रूल था, अब रूल्स तो खत्म होते हैं, अब बारी है भाई टेस्ट करने की, यानी इतना जितना हमने पढ़ा है उसको हम टेस्ट करते हैं। नंबर 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन यही रहता है कि आपको सेंटेंस दिया हो डायरेक्ट में, आपको उसको बदलना है इनडायरेक्ट में। नंबर 1, राहुल टोल्ड टू मी व्हेन आर यू लीविंग। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम कब जा रहे हो। क्वेश्चन मार्क हमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, राहुल टोल्ड टू मी, सो एज यू ऑल नो यहाँ पे टोल्ड टू मी किस में बदल जाएगा, आज मी। राहुल ने मुझसे पूछा, सो राहुल आस्क्ड मी। नाउ एक कॉन्सेप्ट अभी पीछे ही हमने पढ़ा था, WH जब वर्ड होते हैं बेटा, WH वर्ड जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, एज अ कंजंक्शन बना देंगे। राहुल आस्क्ड मी व्हेन आई, यू किस में बदल जाएगा, आई, आर किस में बदल जाएगा, वॉज, व्हेन आई वॉज लीविंग। ओके एंड आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप तक में बदलना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दूसरे यानी इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं। सो राहुल आस्क्ड मी व्हेन आई वाज लीविंग। नेक्स्ट देखो, वेयर डू यू लिव, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। एंड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ रखे हैं ताकि आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। वेयर डू यू लिव, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। अब इसमें क्या केस हो गया, यहाँ तुमको पहले ही रिपोर्टेड स्पीच दे दी। वेयर डू यू लिव, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन, स्ट्रेंजर ने अलादीन से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसको क्या करोगे भाई, द स्ट्रेंजर, अब वो आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रहेगा। अच्छा कुछ बच्चों का ऐसा है मैम चेंज ही करना है, अरे भाई जब ऑलरेडी सही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आस्क्ड है यानी पूछा है तो तुम पूछा ही कर सकते हो। द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर ही लिव्ड, एंड लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर ही लिव्ड। ओके क्लियर है, यू किस में बदल जाएगा बेटा, ही में। ओके द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर ही लिव्ड, ये क्लियर है। आइए आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 3, द टीचर सेड टू शैली व्हाई आर यू लाफिंग। टीचर ने शैली से कहा तुम क्यों हंस रही हो। अब अगेन व्हाई है, WH वाला वर्ड है, क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, द टीचर क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड, इंक्वायर्ड करना चाहो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है कोई, है ना। इंक्वायर खैर कब तब करना तुम जब तुम कोई ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि कुछ हो गया है या फिर है ना किसी बारे में, किसी का नाम पता ऐसे पूछ रहे हो, जैसे पीछे हमने पूछा था। वाई आर यू लाफिंग में नहीं लिखोगे इंक्वायर तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। आज यहाँ पे बेटर वर्ड है, ऑफकोर्स गलत नहीं होगा कुछ भी, बट होता है ना साउंड करने में कुछ वर्ड्स बेटर लगते हैं, ठीक है। सो द टीचर आस्क्ड शैली, वाई क्या बन जाएगा हमारा कंजंक्शन, वाई वॉज, अब शैली को हम लड़की मान लेते हैं। द टीचर आस्क्ड शैली वाई वॉज शी या वाई शी वॉज लाफिंग, ठीक है, वाई शी वॉज लाफिंग, ठीक है। द टीचर आस्क्ड शैली वाई शी वॉज लाफिंग, तो यू किस में बदल गया, शी में, आर किस में बदल गया, वॉज में, पास्ट टेंस में, ठीक है, क्लियर है। चलो, द्रोणाचार्य सेड टू अर्जुन शूट द बर्ड्स आई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या कहा कि बर्ड की आंखों को शूट करो, तो ये क्या कर रहा है बेटा, शूट द बर्ड्स आई, शूट करो यानी ऑर्डर दे रहे हैं ये, तो कैसे बोलेंगे, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर्ड अर्जुन, द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड अर्जुन, द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड। भाई पास्ट टेंस में ही लिखेंगे क्योंकि सेड भी पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। सो द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड, अब टू नहीं रहेगा, टू को हमें रिमूव कर देना है, द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड अर्जुन, अब टू आगे खसक जाएगा, पीछे बात करी थी कि नहीं, ठीक है। सो द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड अर्जुन टू शूट दी बर्ड्स आई फिशेस आई, जिसकी भी आई बोलो भाई कर देंगे, ठीक है, टू शूट दी बर्ड्स आई, ओके
फिशेज आई, बर्ड्स आई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसे ही आपको नोट करना है। द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड अर्जुन टू शूट दी बर्ड्स आई, क्लियर है। तो यहाँ बेटा सेट क्या बन गया, ऑर्डर्ड बन गया, द्रोणाचार्य नहीं भाई, ऑर्डर्ड यहाँ पे, ठीक है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 5। कॉल द फर्स्ट कॉन्विक्ट सेड द जूरी, जूरी ने कहा कि पहले कॉन्विक्ट को बुलाया जाए। कॉन्विक्ट बेसिकली गवाह होता है, जैसे जूरी होती है ना कोर्ट में, तो पहले एविडेंस को बुलाया जाए ऐसे। सो कॉल दी फर्स्ट कॉन्विक्ट सेड दी जूरी, तो जूरी बेसिकली क्या करेगी भाई, ऑर्डर ही करेगी, जूरी है। सो किससे शुरुआत करोगे, द जूरी, क्या बोलेंगे, द जूरी ऑर्डर्ड टू कॉल, सिंपल रहेगा ये तो पूरा वैसे ही जाएगा, टू कॉल द फर्स्ट कॉन्विक्ट। ओके, ये मतलब जो सेंटेंस लिखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो ना, एक एक मार्क्स आते जा रहा है आपकी पॉकेट में, पता है आपको। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सारे कॉन्सेप्ट तुमको याद हो गए, हाँ भाई पलक मैम ने ये बताया था, तो याद रहेगा। नंबर 6, कॉल द एम्बुलेंस सेड द मैन। अब इस सेंटेंस को समझना, मैंने पर्पसली हर सेंटेंस में एक वेराइटी रखी है ताकि तुम बात को समझ पाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। अब मैंने क्या कहा, कॉमन सेंस रखना है। कॉल द एम्बुलेंस, बेटा कॉल द एम्बुलेंस को हम कब बुलाते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन आई हो इमरजेंसी की, किसी को प्रॉब्लम हो, तो इस टाइम पे आप किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते, है ना, ऑर्डर वाली बात तो नहीं है। अब आप जो है किसी को एकदम रिक्वेस्ट भी बहुत नहीं करोगे, लेकिन क्या रिक्वेस्टेड भी, क्योंकि यहाँ प्लीज नहीं लिखा है तो रिक्वेस्ट लिखना सही नहीं होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि ऐसा करना ही है, कॉल द एम्बुलेंस, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा अर्ज्ड। अर्ज का मतलब क्या होता है, किसी चीज के आप बेताब हो रहे हो। अब बेताब यानी क्या, कि कॉल द एम्बुलेंस, भाई बहुत हालत खराब है, तो यहाँ आप ऑर्डर नहीं कर रहे हो क्योंकि प्लीज नहीं लिखा है तो रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन बात की गहराई को समझते हुए हम सेंटेंस का सही कन्वर्जन क्या होगा, जब हम कहें द मैन अर्ज्ड, सेड भी लिख दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा ना मोर करेक्ट। अगर मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हारा थोड़ा मार्क्स तो कट होगा ही अगर तुम पूरी बात सही से नहीं लिखोगे। सो द मैन अर्ज्ड टू कॉल द एम्बुलेंस। और हम जिस तरीके से पढ़ते हैं भाई, हमको कैसे पढ़ना है, हर चीज को भाई इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो उसको सही करो ना, आधी अधूरी मेहनत से कुछ नहीं होता, फिर तो वही बात हो गई, टाइम भी उतना वेस्ट कर रहे हो, बात भी नहीं आ रही। सो इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, पूरा समझो कि भाई बात की गहराई को समझो, कॉल द एम्बुलेंस, ना ऑर्डर कर रहे हो, प्लीज नहीं है तो रिक्वेस्ट भी नहीं है। सो द मैन अर्ज, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो मैंने कहा ना, मेरे पूरे वीडियो में बने रहा करो, हर बात पे मैं बताऊंगी कि कौन से केसेस आ सकते हैं। यानी इन दिस वन वीडियो यू आर एबल टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। सो द मैन अर्ज टू कॉल द एम्बुलेंस। चलो नंबर 7, ब्रूस सेड टू मी आई शैल डू द वर्क। ब्रूस ने मुझसे कहा कि वो वर्क करेगा खुद ही, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्रूस सेड टू मी को टोल्ड मी कर दो, है ना, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है तो टोल्ड कर सकते हो। ब्रूस टोल्ड मी दैट, आई किस में बदलेगा बेटा, ही में बदल जाएगा, ही शैल किस में बदलेगा, शुड में बदल जाएगा। सो ही शुड डू द वर्क। अच्छा एक चीज और है, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं ये क्वेश्चनों के आंसर लिख के नहीं रखती हूँ, मैं आपके साथ सॉल्व करती हूँ। इसका एक रीजन है, ताकि होता है ना बच्चा जब टीचर को देखता है या कोई भी लर्नर हो, मैं बच्चा बोलने का मतलब है कोई भी देख रहा हो यार ये वीडियो, तो वो क्या है ना, उसको समझ आएगा कि अप्रोच कैसे करा जाता है क्वेश्चन को। क्या यार एग्जाम में हम भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पलक मैम कैसे अप्रोच करिए, अच्छा वो पहले इसको बदल रही है इसको, तो यानी हम भी स्टेप बाय स्टेप बदलते हैं, तो आप भी वैसे बदल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, ब्रूस टोल्ड मी दैट ही शुड डू द वर्क। नेक्स्ट जाओ, माय मदर सेड टू मी यू वर रॉन्ग। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा तुम गलत हो। माय मदर, ठीक है, सेड टू मी, अब यहाँ ना कोई ऑर्डर है बेटा, ना कोई रिक्वेस्ट है, ना कुछ ऐसा कमांड वमांड कुछ नहीं है, तो बता ही रही है भाई, माय मदर टोल्ड मी दैट। अब यू यानी कौन, मैं गलत हूं, मैं, तो यू किस में बदल जाएगा, आई में। दैट आई, अब वर किस में बदल जाएगा, वॉज में। दैट आई वॉज रॉन्ग। देखो एक एक बदल रही हूँ मैं भी, ऐसे झटके में थोड़ी ना सेंटेंस लिख रही हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बदलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा, मुश्किल से मेरे को लगता है ना धीरे करने में भी 1 मिनट ही जाता है ना, 1 मिनट या कुछ सेकंड जाते हैं जब तुम आराम से सोच के करो, ठीक। सो माय मदर टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग। ओके
क्लियर है? अच्छा मैं साइड हो जाऊं, देखना है आंसर देख लो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन समझ आए? अगर ये सब क्लियर है तो भाई नेक्स्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए हैं, अब अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए एक होमवर्क है, सो दैट मुझे भी यार विश्वास हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है मेरे सभी लर्नर्स को, जितने व्यूअर्स हैं, सबको समझ आया हो। सो होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रिचर्ड सेड टू मी प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। मिस्टर रिचर्ड ने मुझसे कहा प्लीज यहाँ मेरा इंतजार करना जब तक मैं लौट आऊं। तो एज यू ऑल नो ये डायरेक्ट स्पीच में है, आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। एंड बोलो मैम कर दें तो आंसर कहां भेजे? नीचे एक कमेंट्स करके सेक्शन दिया होगा, वहां पे आपको सिंपल काम करना है, ये प्रोसेस करना है। HW लिखिएगा बेटा, HW से मैं समझ जाऊंगी कि बच्चे ने होमवर्क दिया है। एंड अपना जो है आंसर लिख के भेज देना, पूरा आंसर, क्वेश्चन मत लिखना, आंसर लिख के भेज देना। एंड मैं वहीं पे आके जो है चेक करूंगी। एंड उम्मीद करती हूँ सब फटाफट से भेज दोगे, ताकि जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए तो भाई विद दिस वी एंड द वंडरफुल सेशन फॉर नरेशंस, या फिर जिसे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। होपफुली आपके डाउट्स जो है क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी जो है इस फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का जो है लाभ उठा सके, दे कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम इट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले यानी ग्रामर के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।